हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ डेव टू डीएसए। ठंडियां शुरू हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारी एक नई प्लेलिस्ट भी शुरू होने वाली है जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स। इसमें हम डीएसए पूरा कंप्लीट करने वाले हैं जीरो से लेके एडवांस लेवल तक विद प्रोजेक्ट्स। अब डीएसए हम पढ़ेंगे इस डीएसए को हम पढ़ेंगे जावा से। पहले हम क्लियर क्लियर कर देते हैं और टॉपिक का नाम भी लिख देते हैं डीएसए। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम शुरुआत करेंगे बेसिक जावा से। ठीक है, उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे टू द डीप एंड एडवांस पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम के कोर्स में। उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि डीएसए तो पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन हमको समझ नहीं आता इसको यूज कहाँ करना है। अक्सर आपने कई सारे गेम्स खेले होंगे जिसमें आपको कॉइन्स कलेक्ट करने हैं, हर्डल से बचना होगा, ऑब्स्टेकल से बचना होगा। लेकिन जब आप उन ऑब्स्टेकल से टकरा जाते हो तो आपका गेम एंड हो जाता है और आपके जो पॉइंट्स हैं वो स्क्रीन पे शो होते हैं कि आपने इतने पॉइंट्स जीत लिए और आपने इतने कॉइन्स कलेक्ट किए। कभी आपने सोचा इसके बैकएंड में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है? इट इज ऑब्वियस, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स। तो इस सीरीज में हम जो करेंगे पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे। अब क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स जब भी कोई पढ़ता है तो उसे अक्सर ये सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अक्सर डीएसए जब भी पढ़ते हैं हम उसे एक मैथ्स की तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उन्हें सॉल्व कर रहे हो और इसी तरीके से चल रहे हो। बट डीएसए इज अ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके पास प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं डीएसए से रिलेटेड। कैसे बनाने हैं वो हम सिखाएंगे। अब इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं बकवास खत्म करके कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे जितनी बेसिक जावा, जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी बेसिक, जो हम जावा जिसको हम बोलते हैं इनपुट लेना या स्ट्रक्चर क्या होता है किसी जावा कोड का। बेसिक बेसिक चीजें जैसे प्रिंट कैसे करते हैं, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, और फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, ये सब चीजें क्या होती हैं। ये सारी चीजें हम बेसिक जावा में कवर करेंगे। और ऐसा नहीं 2-3 दिन हर चीज पे एक एक वीडियो बना के, ऐसा नहीं। हम जल्दी से जावा खत्म करेंगे और ऐसा भी नहीं कि रैपिडली खत्म कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया, गलत बात। हम अच्छे से एडवांस में बढ़िया तरीके से इसको कवर करेंगे। उसके बाद जब हमारा ये बेसिक जावा खत्म हो जाएगा उसके बाद वी विल डाइव इनटू द कांसेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सबसे पहले क्या होता है, इसमें शुरुआत हम करेंगे एरेज से। एरेज थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक्स। अक्सर जब भी आप प्लेसमेंट या फिर इंटरव्यूज में जाते हैं तो आपको सर्चिंग और सॉर्टिंग से काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम इनको बहुत बढ़िया तरीके से इजीली काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इसको सीखेंगे। सर्चिंग बेसिकली हम दो तरीके से इसमें पढ़ेंगे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ठीक है, लीनियर एंड बाइनरी हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं। और सॉर्टिंग तो बहुत सारे प्रकार की होने वाली है आपकी, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सारी सॉर्टिंग्स, हीप सॉर्ट, ये वो सारी एडवांस सॉर्टिंग्स जो स्किप कर दी जाती है, लेकिन हम उनको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे जो समझ में भी आए। उसके बाद हम कवर करेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, एक तरीके के डेटा टाइप ही है, लेकिन अगेन होता क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, हाउ वी कैन यूज स्ट्रिंग्स और किस तरीके से हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अक्सर हैकाथन्स और काफी सारे इंटरव्यूज में ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपना, जिसपे हम पढ़ने वाले हैं आपको स्टैक्स। स्टैक्स पढ़ेंगे, क्यूज पढ़ेंगे और आपका लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, और मेरा फेवरेट हैश मैप्स। हैश मैप क्यों इतना फेवरेट है? क्यों? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, इजी होता है यूज करना, और काफी आपकी जो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, हम भी करेंगे आपके साथ, ऐसी बात नहीं है। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें हैश मैप जो होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करता है बहुत इजी कर देता है आपके लिए। तो इसलिए हम हैश मैप्स को काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि अगर आपके कोडिंग राउंड्स में कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो हैश मैप से काफी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो हैश मैप्स हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे ट्रीज में, और सबसे डेंजरस जिसे लोग कहते हैं ग्राफ्स, जो कि बिल्कुल डेंजरस नहीं है।
क्योंकि हम इसे बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा हम टॉपिक्स जो है ये कवर करने वाले हैं अपना इस पूरी प्लेलिस्ट में। लेकिन एक चीज तो हम भूल ही गए, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स भी हम जावा सॉरी जावा लैंग्वेज को यूज करके, डीएसए के कंसेप्ट को यूज करके काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं इसी प्लेलिस्ट में। तो हमारे साथ बने रहिए। ये एक पहला वीडियो है तो इतना एकदम धमाका नहीं कर देंगे, इतने सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं घुसा देंगे। धीरे धीरे करके लेवल्स को बढ़ाते जाएंगे, गेम की तरह आप इसको इस प्लेलिस्ट को देखिएगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे ही करके हम आगे को चलते रहेंगे। एंड वी विल मेक श्योर जो आप इस वीडियो को यहां से देख लो वो आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से फिट हो चुका है। उसके बाद आपको केवल रिवाइज करना पड़ेगा अपने इंटरव्यूज या प्लेसमेंट से पहले। और ऑब्वियसली जब आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो और ये चीजें इजी होते जाती हैं। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी बेसिक जावा, जो हमने बोला था बेसिक जावा। कुछ कुछ टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिक्स क्या क्या है? सबसे पहले बेसिक, बेसिक क्या है? एक जावा का बेसिक कोड। बेसिक कोड यानी कि हम जावा का स्ट्रक्चर, किसी भी जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सीखना चाह रहे हैं कि एक जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो शुरुआत जब भी हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं जो हमको जिस जिस फाइल में हमको प्रोग्रामिंग करनी है या कोड लिखना है अपना। तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा लेक्चर 1 है, तो हम अपनी फाइल बनाते हैं lecture1.java। कुछ इस तरीके से हम अपनी फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि यहीं पे पढ़ने वाले हैं, आईडी में भी जाएंगे, अपने वीएस कोड में भी जाएंगे, डोंट वरी। तो पहले अभी मैं थ्योरी थोड़ा हल्का हल्का समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप थोड़ा पीछे की चीजें भी सीख पाओ। ये नहीं कि केवल कीबोर्ड पे टाइप करना, बढ़िया से हम सीखेंगे, डोंट वरी, डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। तो सबसे पहला क्या है, lecture1.java। मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई, तो क्या होता है? अब ये डॉट जावा क्या है? जैसे आप कभी भी पीडीएफ में काम करते होंगे तो उसके पीछे आपने देखा होगा डॉट पीडीएफ फाइल लिखा रहता है, राइट? टेक्स्ट फाइल के पीछे डॉट टीएक्सटी लिखा रहता है, राइट? सी फाइल अगर आप काम करो तो डॉट सी लिखा रहता है, पाइथन के पीछे डॉट पीवाई लिखा रहता है, इमेज हो तो डॉट आईएमजी, इस तरीके से लिखा रहता है। अब ये क्या कहलाती है? इनको हम कहते हैं एक्सटेंशंस। ये किसी भी फाइल की क्या है, हमारी एक्सटेंशन है। अब ये एक्सटेंशन हमें क्या बताता है? हमें कुछ नहीं बताता है, ये सिस्टम को बताता है कि जो आप फाइल पे काम कर रहे हो वो कौन सी फाइल होने वाली है। ये एक्सटेंशन को पढ़ के सिस्टम समझ जाता है कि ओ अच्छा, सी फाइल आने वाली है, पाइथन फाइल आने वाली है, टेक्स्ट फाइल आने वाली है, या इमेज, ओ आईएमपी लिख दिया, आईएमजी होता है, आईएमजी, इमेज फाइल आने वाली। ओके, तो ये यहां से हम सिस्टम को बता पाते हैं कि हमारे कौन सी फाइल हमारे पास आने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम पीछे से लिखते हैं डॉट जावा तो हमारे सिस्टम को पता चल जाता है कि यहां पर हमारी डॉट जावा फाइल यानी कि जावा की कोई फाइल आने वाली है, तो सिस्टम उसे उस तरीके से डील करता है। तो एक्सटेंशंस का होना इसलिए जरूरी हो जाता है। एक्सटेंशन के बिना आपकी फाइल किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा उसको किस तरीके से डील करना है। ओके, सो सबसे पहले हम जैसी lecture1.java नाम की फाइल बनाते हैं। अब हम जाते हैं अपने जावा के कोड पे। तो जावा का कोड करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए मेन मेथड होता है। मेन मेथड जो होता है, मेन मेथड जो होता है वो क्या होता है? यही मेन मेथड है जिसके अंदर हम मेन कोड लिखते हैं अपना। क्योंकि ये मेन मेथड अब मेथड है यानी कि कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन को कोई ना कोई तो कॉल करेगा। इस मेन मेथड को कौन कॉल करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, जिसकी वजह से इस मेन मेथड के अंदर लिखा हुआ कोड रन हो पाता है। क्योंकि बाकी जो भी हम मेथड्स या फंक्शंस बनाते हैं उसको मेन मेथड के अंदर कॉल करते हैं। अब मेन भी तो कोई मेथड है, तो उसे भी तो कोई कॉल करने वाला होगा, राइट? सब सब हमारी तरह नहीं होते जिनको कोई कॉल करने वाला नहीं है, राइट? मेन मेथड ऐसा नहीं है। मेन मेथड को कॉल करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेथड को कॉल करेगा, मेन मेथड वहां से रन होता है। जिस तरीके से हम मेन मेथड के अंदर किसी अपने बनाए हुए फंक्शन को कॉल करके उसको रन कर पाते हैं, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेन मेथड को कॉल करता है तभी हमारा कोड चल पाता है। तो दिस मेक्स अश्योर कि मेन मेथड जो है एक इंपॉर्टेंट मेथड है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट मेथड हमेशा एक क्लास के अंदर रहेगा, वो क्लास भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब वो क्लास इंपॉर्टेंट है तो वो अलग से कैसे दिखेगी? वो हमेशा हमारे फाइल का जो भी नाम होगा उससे मैच करेगी। जैसे कि मान लीजिए हमने lecture1.java नाम की फाइल बनाई, तो वो हमेशा रहेगी एक क्लास, मान लीजिए पब्लिक क्लास। तो
इस क्लास का नाम क्या रहेगा हमेशा, जो हमारी फाइल का नाम है, यानी कि लेक्चर 1, इस तरीके से। अब आपकी फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो इस क्लास का नाम हमेशा आपकी फाइल के नाम से ही मैच करेगा। फाइल नेम उससे हमेशा ही मैच करेगा। और इसके अंदर क्या रहेगा हमारा मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस तरीके से हमारा मेन मेथड इसके अंदर रहता है। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करता है। स्ट्रिंग आर्ग्स जैसे हम ये लिखेंगे, देन आवर सिस्टम इज रेडी टू रन द कोड, इस तरीके से। अब मेन मेथड के अंदर मान लीजिए हम पहला कोड है, तो वी विल जस्ट प्रिंट हेलो, SYSTEM, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। इसके अंदर मैंने लिखा हेलो, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इससे आप एक चीज तो समझ गए होंगे, क्या, कि प्रिंट करने के लिए जावा में हम क्या यूज करते हैं, इस चीज का, इस चीज का हम प्रिंट करने के लिए जावा में यूज करते हैं, जो कि क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ये स्टेटमेंट होता है किसी भी चीज को अपनी कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए, राइट। जैसे कि आप सी में लिखते हैं प्रिंट एफ, पाइथन में लिखते हैं प्रिंट, उसी तरीके से जावा में हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, राइट। अब ये इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं कि ये हमने लिखा क्या है। पब्लिक जब हम लिखते हैं, तो पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक्सेस कहां पर, ये क्लास को जिसके भी साथ हम लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेन मेथड के साथ लगाया है पब्लिक को, यहाँ पे क्लास के साथ लगाया है पब्लिक को, ऐसे ही हम वेरिएबल के नाम के साथ भी पब्लिक लिख सकते हैं। पब्लिक हमें क्या बताता है, कोई भी क्लास, कोई भी मेथड या कोई भी वेरिएबल कहाँ कहाँ पर एक्सेसिबल है। पब्लिक जैसे हमने लिखा, तो ये बताएगा कि एक पूरे पैकेज के अंदर हम इस क्लास या फिर कोई भी मेथड या फिर कोई भी वेरिएबल जिसके आगे पब्लिक गया है, उसे उस पैकेज के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। पैकेज क्या होता है, पैकेज होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो कि हम कंफ्यूज नहीं होते, केवल स्टिक करते हैं अभी बेसिक तक, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक, स्टैटिक होता है अगेन एक कीवर्ड है पाइथन का, सॉरी जावा का, जावा का एक कीवर्ड है, जिसमें हम क्या, जो हमें क्या बताता है, किसी भी क्लास का बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम उसे यूज करना चाहें विदाउट इंस्टेंस, विदाउट मेकिंग एन इंस्टेंस, तो वहां पे स्टैटिक यूज किया जाता है। अगेन ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूँ, नॉट गोइंग इनटू डिटेल, तो कमेंट मत करना ये डिटेल, स्टैटिक इज दिस, स्टैटिक इज दैट, अभी ऊपर ऊपर की बात। बिना इंस्टेंस बनाए हमको मेथड को यूज करना है, इसलिए मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। देन गोइंग इनटू दिस पार्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन एक मेथड है, जो कि एक क्लास के अंदर है सिस्टम, राइट। सिस्टम क्या है, यहाँ पे को एक क्लास है हमारे पास, जो कि क्या करती है, एक मेथड को कंटेन करके रखा है, जिसका नाम है प्रिंट एलएन। ये कंसोल को बताएगा, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू पास करेंगे, उस वैल्यू को कंसोल में एज इट इज हम प्रिंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड, जो भी हम इसके अंदर लिखे। अब यहाँ पे कोई डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी लिखा है, वो हम एज इट इज प्रिंट कर पाएंगे। कुछ भी लिख दीजिए, अपना नाम लिख देता हूं मैं, ANOSH, तो यहाँ पे को ये एनोश कंसोल में प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, राइट। ट्राई करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना VS कोड। VS कोड पे जाते ही हम सबसे पहले एक फाइल बना देंगे, lecture1.java नाम से, राइट। lecture1.java जैसे ही हम बनेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि फाइल का जो मेन क्लास होती है, आपकी मेन क्लास कौन सी होगी, जिसके अंदर मेन मेथड होगा। अब ऐसा कि ऐसा भी नहीं है कि आप कोई और क्लास का नाम, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी क्लास बना सकते हो। अब हर क्लास का नाम फाइल के नाम से मैच हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, और क्लासेस का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर मेन मेथड होगा, वो हमेशा मैच करनी चाहिए आपके फाइल के नेम से। जैसे कि यहाँ पे को देखिए, यहाँ पे को हमने बनाया lecture1.java, राइट। तो यहां पर भी ये मैच करना चाहिए अपना फाइल के नेम से, इस तरीके से। अब हमारा जो है, यहाँ पे को फाइल का नाम और अपना मेथड का नाम मैच, सॉरी मेन क्लास का नाम मैच कर रहा है। मेन क्लास में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स,
जैसे ही मैंने स्ट्रिंग आर्ग्स लिखा, नाउ अवर कोड इज रेडी टू रन। यहाँ पे को रन और डीबग का ऑप्शन आ जाएगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, ये देखिए। तो यहाँ पे को रन और डीबग का ऑप्शन आ जाता है जैसे ही हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्स और ये ब्रैकेट खोलते हैं। तो अब हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं, स्टार्ट वाला प्रोग्राम है तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखेंगे और इसके अंदर क्या प्रिंट करेंगे, हेलो, हेलो कोडर्स, हेलो कोडर्स यहाँ पे लिख दिया। और अब जैसे ही हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और रन करेंगे, तो यहाँ पर नीचे टर्मिनल पे हमको क्या मिल जाएगा, अपना आउटपुट मिल जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक किया यहाँ पे को रन पे, देखिए क्लिक कर रहा हूँ, 1 2 3 स्टार्टिंग डी, ये वो, चलो ठीक है। यहाँ पे को क्या देखिए, आउटपुट आ गया है यहाँ पे, हेलो कोडर्स, राइट। यही हमने पास किया था एज इट इज। ये स्ट्रिंग जो है, सॉरी स्ट्रिंग है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो भी हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा वो एज इट इज कंसोल में हमारे प्रिंट हो गया या टर्मिनल में हमारे प्रिंट हो चुका है, राइट। तो यही था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा कोड, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है। मेन इसमें यही था कि फाइल का नाम और आपकी मेन क्लास का नाम, मेन क्लास बोले तो जिसके अंदर मेन मेथड है उसका, दोनों का नाम मैच करना चाहिए। अब यहाँ पे कोई एक बात तो हमें यहाँ पे समझ आ गई, क्या कि प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, ये हमें समझ में आ चुका है। कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टेटमेंट से। लेकिन क्या यही है, नहीं, एक और स्टेटमेंट होता है अगर हमको कुछ प्रिंट कराना है स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे को देखते हैं, अगर हमें स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराना है या टर्मिनल पे कुछ प्रिंट कराना है जावा में, तो हम, हमारे पास होती हैं दो स्टेटमेंट्स जिसको हम बोलते हैं आउटपुट देने का तरीका। क्योंकि ये क्या है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट्स होती हैं ये अक्सर आउटपुट्स देती हैं। जो भी आप कोड करोगे उसका आउटपुट आपके निकल के प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू ही आता है। तो आपके पास दो तरीके हैं जिससे आप प्रिंट कर सकते हो। बेसिकली एक ही है, उसको अपडेट कर दिया। पहला जो मेन तरीका था, मतलब पुराना तरीका जिसको था, वो था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। पुराने समय में या पहले कुछ इस तरीके से, इस स्टेटमेंट से प्रिंट किया जाता था कोई भी आउटपुट हो। लेकिन अब एक और तरीका है, ऐसे नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे। दूसरा तरीका जो हम यूज कर रहे थे, सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट एल, ये दो तरीके हमने देखे थे, ये तरीका हम एक बार देख चुके हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, बेसिकली कोई दो अलग तरीके नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट सेम तरीके हैं। लिखने का तरीका थोड़ा अलग है लेकिन काम करने का तरीका भी पूरा अलग है। देखिए कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर सेम काम होगा, जो भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एलन वाले मेथड में भी जो भी हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, आपने पढ़ा होगा सी में, एक सेकंड कोड करके देखते हैं ना। तो हम जाएंगे अपने कंसोल पे, मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसको कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और इसके आगे हम एक और चीज लिखते हैं, डॉट आउट, ओ कैपिटल एस। एज आई टोल्ड यू, सिस्टम क्या है, क्लास है। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैसा जरूरी है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इट्स अ गुड साइन कि आप कैपिटल लेटर से लिखो। मैं लिखता हूं इसमें, वेलकम टू डेव टू डीएसए, वेलकम टू डेव टू डीएसए। अब देखेंगे मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो कोडर्स, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेलकम टू डेव टू डीएसए। क्या इसका आउटपुट आने वाला है, रन करके देखते हैं। रन करेंगे तो यहां पे को देखिए, हेलो कोडर्स किस तरीके से प्रिंट हुआ है, हेलो कोडर्स वेलकम टू डेव टू डीएसए, पूरा एक लाइन में प्रिंट हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर हम इस पे लगा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अगर हम ये लिखते और उसके बाद सिस्टम डॉट कुछ भी लिखते, प्रिंट स्टेटमेंट अगला, तो क्या आउटपुट आता। अब देखिए, हेलो कोडर्स ऊपर वाली लाइन में आया, वेलकम टू डीएसए दूसरी लाइन में आया है। यानी कि ये एल क्या करता है, ये एल ने क्या किया, जब प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाला मेरा हमारा मेथड है, वो क्या करता है,
जब भी हम कोई कुछ भी स्ट्रिंग अंदर प्रिंट कराते हैं, या जब भी वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाले मेथड में प्रिंटिंग खत्म होती है, ठीक है, जो आउटपुट हमने दिया है प्रिंट करने को, उसके एंड में बाय डिफॉल्ट क्या ऐड हो जाता है, एक एस्केप कैरेक्टर ऐड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक स्लैश एन या चेंज लाइन। हम देखते हैं क्या ऐड कर देता है, बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन ऐड कर देता है। बैक स्लैश एन क्या करता है, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में सी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो वो तो समझ जाएगा, बैक स्लैश एन क्या करता है, ये चेंज कर देता है लाइन को, चेंजेस द लाइन। यानी कि जैसे ही हमने, जैसे ऊपर वाले कोड में अगर हम जाके देखें, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये एक्चुअल में क्या प्रिंट किया, हेलो तो प्रिंट किया, लेकिन लास्ट में बैक स्लैश एन प्रिंट कर दिया। अब ये हमको टर्मिनल पे दिखा तो नहीं, इसने क्या किया, इस कोड की वजह से हमारा एक बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन पे हमारा अगला जो मार्कर है, वो जो प्रिंट होने वाला है, वो नेक्स्ट लाइन पे चले गया। अब जो भी हम प्रिंट करेंगे अगला प्रिंट स्टेटमेंट में, वो अगले लाइन पे आएगा। ठीक है, क्या ये हम काम बिना प्रिंट एलन के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखते हैं करके। अगर हम क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखे, और जैसा कि मैंने बताया कि एस्केप कैरेक्टर, उसको लास्ट में ऐड कर दे बैक स्लैश एन, क्या हमारा आउटपुट, आप यहाँ पे आउटपुट देख लीजिए ध्यान से, हेलो कोडर्स ऊपर वाली लाइन में है, डेव टू डीएसए, वेलकम टू डेव टू डीएसए नेक्स्ट लाइन पे है। लेकिन मैं अब इस बार क्या किया है, दोनों सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके कर दिया है, और अब हम क्या करने वाले हैं, इसके एंड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के एंड में क्या कर दिया है, एक एस्केप कैरेक्टर को ऐड कर दिया है। एस्केप कैरेक्टर जो कि क्या करेगा, चेंज कर देगा लाइन को। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट सेम आने वाला है। जी हाँ, देखिए ये वाला आउटपुट जिसपे हमने प्रिंट एल लगा के किया था, और ये करंट आउटपुट है जिसपे हमने बैक स्लैश एन लगा के यहाँ पे वो काम किया था। ऊपर वाला क्या था, प्रिंट एल वाला, नीचे वाला बिना प्रिंट एल के, लेकिन हमने क्या किया, बैक स्लैश एन यहाँ पे को ऐड किया, तब हमारा ये नेक्स्ट लाइन हुआ। अब इसके बाद जो भी अगला प्रिंट होता या इनपुट स्ट्रीम जो भी आती, वो नेक्स्ट लाइन से ही आएगी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है जब हम क्या करते हैं, बैक स्लैश एन हटा के यहाँ पे को प्रिंट एल कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब बार बार झमेले में नहीं पढ़ना है हमको, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन जाने के लिए, तो हम क्या कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जनरली हम यूज करने लग जाते हैं, ताकि हमारा क्या हो, हमको बैक स्लैश एन बार बार ना लिखना पड़े, ऑटोमेटिकली प्रिंट कर दे, मतलब ऑटोमेटिकली अगला जो कोड हम लिखे हैं वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। यानी लाइन नंबर 4 पे जो भी कोड था वो प्रिंट करा, उसके बाद अगला जो भी होगा लाइन नंबर 5 पे, या हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं, वो अगली लाइन पे ही होगा, क्योंकि हमने क्या यूज किया है यहाँ पे को, प्रिंट एलएन यूज किया है। ठीक हो गया कंप्लीट। तो ये हमारे तरीके हो गए कि हम यूजर से आउटपुट कैसे, यूजर को आउटपुट कैसे दिखा सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इनपुट लेने के तरीके, यूजर से इनपुट लेने के तरीके, क्योंकि आपको यूजर से इनपुट भी तो लेना पड़ेगा, राइट। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। पैकेज मैंने क्या बताया था, पैकेज लिख ही लेते हैं। वैसे हम पैकेज पे कंप्लीट डिस्कशन आगे जाके कोर्स में करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं बेसिक आइडिया आपको क्या दे देता हूँ, पैकेज का दे देता हूँ। पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, कलेक्शन ऑफ सिमिलर क्लासेस। ठीक है, एक सी टाइप की क्लासेस का क्या है, कलेक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। अब सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लाइब्रेरी खोली, राइट। लाइब्रेरी में मेरे पास क्या क्या काम होना है, बुक एंट्री होनी है। बुक एंट्री के लिए मैंने एक क्लास कराई, एक क्लास बना दी, मैंने बनाई क्लास को, हमेशा मैंने क्या बताया था, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, तो मैंने लिख दिया बुक एंट्री। ठीक है, अब क्या ये जरूरी है कि क्लास का नाम कैपिटल लेटर से हो, नहीं, हम स्मॉल लेटर से भी क्लास को बना सकते हैं, लेकिन एक जनरल कन्वेंशन है जावा में कि जब भी आप क्लास बनाएं कैपिटल लेटर यूज करें, गुड प्रैक्टिस, राइट। अब बुक एंट्री के लिए मुझे एक क्लास बनाई, उसी प्रोग्राम में मैंने क्या बनाई, कोई नई बुक आई उसके लिए बुक एंट्री, तो बुक इशू भी होगी, बच्चे आएंगे तो बुक इशू करा के भी ले जाएंगे, राइट। अब उसी लाइब्रेरी में मुझे बुक्स के नेम्स चाहिए, बुक नेम, और बुक के ऑथर्स के नेम तो इसी में आ जाएंगे। तो मैंने 3 क्लासेस बनाई। अब ये 3 क्लासेस क्या हैं, सेम टाइप की क्लासेस हैं,
जो कि बिलोंग करती हैं लाइब्रेरी के फंक्शनिंग से, लाइक, राइट। तो अरे यार ये क्या लिख दिया, लाइब्रेरी, LIBRARY, थोड़ा स्पेलिंग इशू है गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड, होप सो। तो लाइब्रेरी से मैंने मेन मतलब मुझे लाइब्रेरी से रिलेटेड काम करना था और उसमें ये सारी क्लासेस मुझे चाहिए थी। तो मुझे बार बार ये क्लासेस को इंपोर्ट मतलब यूज या फिर अपने लेंथ को ना बढ़ाना पड़े, इसलिए मैं एक क्या पैकेज बना देता हूँ, लाइब्रेरी नाम का पैकेज बना देता हूँ। उसके अंदर बुक एंट्री, बुक इशू या इस लाइब्रेरी से रिलेटेड सारी क्लासेस को रख सकता हूँ। तो बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि पैकेज होता क्या है। ठीक है, डाइव नहीं करना है एकदम से पैकेज के अंदर, मैं आपको पैकेज पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। इसी तरीके से जैसे मैंने ये लाइब्रेरी, ये क्या है, यूजर डिफाइंड पैकेज है। इसी तरीके से जावा में क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ पैकेजेस बने होते हैं। जैसे कि एक पैकेज होता है यूटिलिटी पैकेज। अब ये यूटिलिटी पैकेज, यूटिलिटी, यस, करेक्ट स्पेलिंग। यूटिलिटी पैकेज क्या करता है, यूटिलिटी पैकेज आपका मेक श्योर करता है, इसके अंदर कई सारी क्लासेस होती है, जिसमें से हमारी एक इंपॉर्टेंट क्लास है स्कैनर क्लास, जिसको हम इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे। उस क्लास का नाम क्या है, स्कैनर। तो हमें ये क्लास को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। प्रैक्टिकली, ऑब्वियसली, गो टू VS कोड, पहली लाइन पे, सबसे पहली लाइन पे हमें इंपोर्ट का कोड टॉप पे लिखना पड़ता है, ताकि, क्योंकि हमारा क्या होता है, कंपाइलर जो भी JVM काम करता है वो लाइन वाइज कोड को रीड करता है। अगर हम इंपोर्ट लास्ट में कर दें और उसका यूज ऊपर कर दें, तो दिस विल थ्रो एन एरर, क्योंकि हमने, हमारा जो कोड होगा वो लाइन वाइज चलता रहेगा और वो लाइन पढ़ेगा कि ओ ये तो कोई नई चीज है, क्योंकि इंपोर्ट हमने लास्ट में कर दिया। इसलिए मेक श्योर टू इंपोर्ट एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। तो हम सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें से स्कैनर क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमने इंपोर्ट कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यूजर से इनपुट हम लेने वाले हैं। अब जावा क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो किसी भी क्लास को अगर हमको इसमें यूज करना है, तो उसका हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। अभी तक आपने क्या सीख लिया कि आपको कोई पैकेज इंपोर्ट कैसे करना है। फिलहाल तो हमने यूटिलिटी पैकेज कैसे इंपोर्ट करना है, फिलहाल ये देखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि इसको यूज कर सके। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम, जिस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लास नेम, किस नाम से हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट का नेम, किस नाम से हम उसको एक्सेस करेंगे अपने कोड में, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू। न्यू क्या होता है अभी हम बात करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद फिर क्लास नेम, और इसके ब्रैकेट्स में हम पास करते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स, राइट। अब ये जो पहला क्लास नेम है, ये डिनोट करता है किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनने वाला है, राइट। ये क्या बताएगा, किस क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्ट नेम क्या करेंगे, जो भी हम यहाँ पे को ऑब्जेक्ट नेम रखेंगे, ये बताएगा कि किस नाम के ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के नेम से हम उसको एक्सेस करने वाले हैं, राइट। मान लीजिए हमको लाइब्रेरी का क्लास बनाना था, लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनाना होता, तो हमको क्या करना पड़ता, सबसे पहले लाइब्रेरी क्लास को एक्सेस करने के लिए लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। तो कैसे, क्लास नेम क्या होती है, लाइब्रेरी, सॉरी, हाँ लाइब्रेरी, मान लीजिए मेन क्लास लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी, अगर हमारी कोई क्लास है लाइब्रेरी नाम की और उसको एक्सेस करना है लाइब्रेरी, अब मुझे ओबीजे नाम से उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का मन है। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं ओबीजे से इस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स हैं उनको यूज कर सकता हूं ओबीजे नाम से। क्यों, क्योंकि हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहां पे को बना दिया है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंस बना लेना, राइट। इंस्टेंस बना लेना। अब हम क्या करेंगे, पूरी क्लास को बार बार रिपीट नहीं करते हुए केवल अपने ऑब्जेक्ट नेम से उस पूरी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर बने हुए कोई भी मेथड या कोई भी सब क्लास को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट ऑब्जेक्ट नेम, राइट। अब ये न्यू मेथड ने क्या किया यहाँ पे, सॉरी न्यू कीवर्ड ने यहाँ पे वो क्या किया, न्यू कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। यहाँ पे जो न्यू कीवर्ड है, ये क्या करेगा, मेमोरी। अब आपने ऑब्जेक्ट कुछ बनाया है, तो इससे क्या चाहिए, कुछ मेमोरी भी चाहिए, राइट। बैकएंड में कहीं स्टोर होगा, उसको हमको एक्सेस करना है, तो वहां से हम उसको पिक करके लाएंगे, फिर एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अपने पीछे JVM को बताते हैं कि प्लीज जाओ और मेमोरी में एक स्लॉट एलोकेट करो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। और लास्ट में हमने जो ये लिखा है क्लास नेम, ये एक्चुअल में है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना,
कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, किसको कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक क्लास का एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ फंक्शन होता है, जिसको या आप बोल सकते हैं मेथड हो सकता है, राइट? जब भी आप कोई क्लास बनाते हो, उसका एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, राइट? उस कंस्ट्रक्टर की कोई वैल्यू, उस कंस्ट्रक्टर के पास कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, राइट? उसके अंदर कोई मेथड्स हो सकते हैं, वो अलग चीजें हैं। फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फॉर जस्ट नाउ, क्योंकि जब हम आगे पे जाके ऊप्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हम पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पब्लिक की बात सब कर रहे थे, एक्सेस मॉडिफायर्स, उसको वहां पे को जाके डीप पे पढ़ेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसके साथ एक कंस्ट्रक्टर हमेशा बनता है। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए। तो उस कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल करना पड़ता है, ताकि जब भी ऑब्जेक्ट बने वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। इसलिए हम ये कंस्ट्रक्टर नेम यहाँ पे को लिखते हैं। और ये क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, राइट? जब भी इस तरीके से हमारा जावा में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। क्या ये ऑब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन है? फिर से नहीं, हम आगे चल के जब ऊप्स पढ़ेंगे, अभी तो हम बेसिक जावा पढ़ रहे हैं, जब हम इस पे ऊप्स पढ़ेंगे यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इसको पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि क्लास नेम क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, और जितने भी ये कंसेप्ट है सारा हम इसको पढ़ेंगे। अभी बेसिक मैं बता दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्योंकि हमको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट? अब हमारा क्या है, यहाँ पे को हमको स्कैनर क्लास चाहिए। स्कैनर क्लास क्यों होती है? अगेन रिवाइज, स्कैनर क्लास होती है यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? क्लास नेम यानी कि स्कैनर। ऑब्जेक्ट नेम, कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम रख सकते हैं। जैसे कि जनरल आप कहीं बुक से पढ़ेंगे या ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ेंगे, दे यूज एससी यूज कर लेते हैं स्कैनर, या पूरा स्कैनर ही लिख देते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हो, डेव टू डीएसए लिख सकते हो, हमारे चैनल का नाम। तो कुछ भी लिख सकते हो आप। ऑब्जेक्ट का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप कुछ भी नाम मत लिख देना, एग्जैक्टली कुछ भी ही मत लिख देना। आप मतलब जनरल वे में कुछ भी नाम आप रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ओबीजे रख लेता हूँ अपने ऑब्जेक्ट का नाम, राइट? ओबीजे मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्कैनर क्लास को, ठीक है? इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास नेम। एक्चुअल में हम क्लास नेम ना लिखते हुए इसमें क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं स्कैनर का, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे को कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में हमारा क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉलिंग क्या ऐसे ही नहीं, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू पास करते हैं। जैसे कि स्कैनर के लिए हम क्या पास करते हैं? सिस्टम डॉट आई एन। सिस्टम डॉट आई एन क्या करेगा? अब ये सिस्टम डॉट इन हमने क्यों लिखा? सिस्टम डॉट इन इसलिए लिखा ताकि ये हमारे कंसोल को या टर्मिनल को बता सके, यूजर जो भी इनपुट पास जो भी टाइप कर रहा है कीबोर्ड से हमारे टर्मिनल में, उसको एज अ इनपुट लिया जाए। सिस्टम डॉट इन क्यों लिखते हैं हम यहाँ पे? ताकि अ, फिर से टर्मिनल में जो भी लिखा है, टू टेल, टू टेल द सिस्टम what we are typing from, what is entered by user inside the terminal, user in terminal, उसे एज अ इनपुट ले लीजिए। सिस्टम डॉट इन ये बताता है। ये आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार है। अब आप अपने अपने इस नाम मतलब ऑब्जेक्ट बनके तो नहीं, उसका इंस्टेंस बनके तैयार है। अब आप इसके कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है, ठीक है? आपको एक डबल वैल्यू इनपुट लेनी है। ये क्या है? हमारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है? डबल वैल्यू इनपुट लेनी है आपको, स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेनी है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? फिलहाल देखते हैं कितने टाइप के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। बूलियन मेन ये होते हैं, स्ट्रिंग, इंट, डबल, स्ट्रिंग और बूलियन। इंट फॉर इंटीजर यूज होता है, ठीक है? डबल फॉर डेसिमल वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं। स्ट्रिंग हम कोई भी क्या कह सकते हैं, अल्फाबेट या वर्ड्स हमको, अल्फाबेट्स और या वर्ड्स हमको यूज करने हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। और बूलियन आपको पता है, ट्रू और
फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है, यानी कि 0 और 1। राइट, इतना क्लियर है? तो अब इतने टाइप के अगर डेटा टाइप्स होते हैं तो इतने ही टाइप के हमारे इनपुट भी ले सकते हैं। कैसे इनपुट लेते हैं देखिए। सबसे पहले मान लीजिए आपको एक इंटीजर इनपुट लेना है, तो कैसे लेंगे? इंट, पहले इंट लिखेंगे। आपके वेरिएबल का नाम मान लीजिए ए आपने वेरिएबल का नाम लिखा। उसमें आपको वैल्यू क्या करनी है? इनपुट लेनी है यूजर से। तो आप क्या करेंगे? अपने ऑब्जेक्ट का नेम की वैल्यू, ऑब्जेक्ट का जो आपने बनाया है उस ऑब्जेक्ट के नाम की हेल्प लेंगे। जैसे यहां पे क्या होगा? ओबीजे डॉट, क्या लिखेंगे लास्ट में? नेक्स्ट इंट। मेक श्योर इसी तरीके से आप लिखें। ठीक है, ये नेक्स्ट इंट क्या बताएगा? आपके टर्मिनल को बताएगा जो भी इंटीजर वैल्यू पास की है उसको, इंटीजर वैल्यू आपके टर्मिनल में लिखी गई है यूजर द्वारा, उसको जाके स्टोर कर दीजिए ए नाम के मेमोरी के स्लॉट पे। ठीक है, इंटीजर आपका कितनी बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स लेता है। डेसिमल डबल जो है 8 बाइट्स लेता है। स्ट्रिंग आपकी डिपेंड ऑन कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर्स होंगे पर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। अगर मान लीजिए 1 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो 1 बाइट, 2 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो दो, सॉरी 1 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो 1 बाइट, 2 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो 2 बाइट, 3 की है तो 3, 4, 5, जितने आपके कैरेक्टर्स हों। राइट, इस तरीके से ये चलता है काम हमारा। राइट, तो यहाँ पे को मान लीजिए इंट ए, जैसे आप इंट ए लिया तो मेमोरी में एक डब्बा बन जाएगा ए नाम का। इसका साइज कितना होगा? 4 बाइट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट इंट लिखते ही, नेक्स्ट इंट मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू जो टर्मिनल में पास की गई है उसको जाके ए नाम के डब्बे में स्टोर कर दो। दैट्स इट। अब आपको मान लीजिए डबल वैल्यू इनपुट लेनी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? डबल बी इज इक्वल टू सिमिलरली ओ बी जे डॉट नेक्स्ट डबल। इसी तरीके से इसका मतलब कि कोई भी डबल वैल्यू आपकी इंटर की जा रही है उसको बी में जाके स्टोर कर दीजिए। स्ट्रिंग का थोड़ा यहाँ पे को कैच है। स्ट्रिंग भी आप इसी तरीके से वैसे तो कर सकते हैं। स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू ओ बी जे डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे को आपको नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ता है स्ट्रिंग के लिए। राइट, लेकिन थोड़ा हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो कई नई सारी चीजें भी सीखेंगे। ये तो जनरल वे है आपका यूजर इनपुट लेने का, लेकिन क्या इसी तरीके से यूजर इनपुट लेते हैं? पहले तो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जाते हैं अपने वीएस कोड पे फिर से। अब हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर दी है। ठीक है, एक इंटीजर इनपुट लेके देखते हैं, थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, विजुअली अपीलिंग थोड़ा कुछ बनाते हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन मैंने लिखा। इसके अंदर क्या लिखा मैंने? एंटर, एंटर अ इंटीजर। अब यहाँ पे कोई यूजर को एटलीस्ट देख के समझ आ जाएगा कि क्या हमको एंटर करना है। इंटीजर एंटर करना है। तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। स्कैनर मैंने कैसे बनाया था? ओबीजे। आप कुछ भी नाम से बना सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। मैं अपने नाम से अगर बना दूं, मान लीजिए एस, सॉरी, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन, इस तरीके से। क्या कोई एरर है? बिल्कुल नहीं। वार्निंग क्या दे रहा है कि इसको क्लोज नहीं किया है, वो हम पढ़ेंगे क्यों। बल्कि हम इस तरीके से भी अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। मैं ये क्यों कर रहा हूं? अपने नाम को फेमस करने के लिए नहीं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट नेम से यूजर से इनपुट ले सकते हैं इस तरीके से। राइट, अगर मैं इसको रन करूंगा क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। एंटर इंटीजर यहाँ पे को लिखा है, देखिए एंटर इंटीजर। अब यहाँ पे को आप वैल्यू इनपुट कर दीजिए 23। ये सक्सेसफुली एंटर हो गई। कैसे पता चला? यहाँ पे को इसको प्रिंट भी करा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हम क्या प्रिंट कराना है? ए प्रिंट कराना है। तो अगली बार जो हम वैल्यू प्रिंट करेंगे ए की, एंटर इंटीजर आ गया रन करते ही। इसमें मैंने 23 पास किया, तो जी हाँ 23 हमारे पास लिखा आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे को प्रिंट करने की कमांड भी दे दी है। अब देखिए हम प्रिंट एल एन यूज कर रहे हैं तो हर चीज अलग अलग लाइन पे आ रही है। राइट, अब देखिए यहाँ पे को इस तरीके से हमने क्या किया है? इंटीजर इनपुट तो ले लिया, पर मैं अपना नाम नहीं, जस्ट आई विल गो विद ओबीजे। तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ओबीजे। जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी से आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। राइट,
तो क्योंकि मैंने ओबीजे बना दिया। अब मान लीजिए मुझे अगला इनपुट लेना है डबल का। फिर से मैं थोड़ा अपना यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन एंटर अ डबल वैल्यू, एंटर अ डबल वैल्यू वैल्यू। अब यूजर को पता चल जाएगा कि डबल वैल्यू लिखनी है, तो मैं डबल बी नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा। ओबीजे डॉट नेक्स्ट डबल लिख के उससे क्या करूंगा, यूजर से वैल्यू ले लूंगा और उसे प्रिंट भी कर दूंगा यहाँ, कुछ इस तरीके से। देखिए क्या ये रन होगा, बिल्कुल रन होगा। देखिए सबसे पहले बोला एंटर इंटीजर, तो मैंने लिखा 30, बोला एंट और तो एंटर करते ही यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये लाइन वाइज जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला मैसेज प्रिंट होगा एंटर है इंटीजर, ये वाला। ठीक है, ये जैसे ही प्रिंट होगा तो अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, यूजर से इनपुट लेने का। तो ये यूजर से इनपुट लेने के लिए वेट किया, जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे कोई ये यूजर से एंटर की हुई वैल्यू प्रिंट हो जाती है। जैसे ही मैंने ये प्रिंट होगा उसी के साथ ये अगली लाइन पे ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वेट करेगा कि मैं कुछ वैल्यू एंटर करूंगा जो कि डबल होगी और ये उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी वेट कर रहा है, एंटर डबल वैल्यू बोल के वेट कर रहा है, तो मैं एक डबल वैल्यू यहाँ पे को एंटर किया 30.23। तो क्या ये यही वैल्यू प्रिंट करेगा? जी हाँ, 30.23 है, प्रिंट कर देगा। अब मैंने स्ट्रिंग का बताया था, यहां पर एक कैच है। ठीक है, बोनस टिप स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए पहले हम स्ट्रिंग जनरल वे में इनपुट करके देखते हैं। स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू कैसे, ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे को हमने लिख लिया। ओह, पहले तो मैसेज तो दिया ही नहीं, हमने लिखा एंटर अ स्ट्रिंग, राइट। एंटर अ स्ट्रिंग यहाँ पे को कर दिया। अब हमको अपनी स्ट्रिंग प्रिंट भी करानी पड़ेगी, तो हम सी को यहाँ पे को प्रिंट कराने हैं। अब फ्लो ऑफ कोड तो उसी तरीके से रहेगा जैसे पहले था, राइट। सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा एंटर इंटीजर। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही इंटीजर एंटर करूंगा तो वो उस इंटीजर को शो करेगा, साथ ही साथ अगला मैसेज भी शो कर देगा जो कि क्या था, एंटर अ डबल वैल्यू। फिर मैं वेट करेगा जब तक मैं डबल वैल्यू, क्योंकि मैं यूजर हूं, जब वेट करेगा जब तक डबल वैल्यू प्रिंट ना हो, मतलब यूजर एंटर ना करे। जैसे ही यूजर एंटर करके एंटर दबाएगा तो ये डबल वैल्यू को यहाँ पे को प्रिंट करेगा और साथ ही में अगला मैसेज शो करेगा एंटर अ स्ट्रिंग। उसी तरीके से फिर वेट करेगा एंटर यहाँ पे को यूजर के स्ट्रिंग डालने एंटर करने तक का, और उसको फिर ये शो करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे वो कैच है क्यों बोला, रन करके देखते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा देखिए ये वेट कर रहा है, मैं इंटीजर एंटर कर रहा हूं उसका। मैंने लिखा 30, जैसे कि मैंने बताया था प्रिंट करेगा, उसके बाद अगला मैसेज प्रिंट करेगा, फिर वेट करेगा डबल वैल्यू एंटर करने के लिए। तो 30 पॉइंट, ओ गलत जगह एंटर कर दिया, यहां पर 30.23। लेकिन क्या हुआ, स्ट्रिंग एंटर करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शन आया ही नहीं, इसने एंटर स्ट्रिंग बोला और ये टर्मिनेट हो गया। ऐसा ये क्यों हो गया? क्यों? इसका आंसर है, जब भी आप कोई भी वैल्यू यूजर से एंटर करवाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जावा क्या करता है, उसको बैकस्लैश एन से टर्मिनेट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई यूजर से क्या एंटर करवाया था, इससे पहले स्ट्रिंग से पहले मैंने नेक्स्ट डबल प्रिंट कराया था ना, नेक्स्ट डबल एक डबल वैल्यू प्रिंट कराई, जैसे कि नेक्स्ट डबल वैल्यू प्रिंट कराई। तो उसमें मैंने टर्मिनल में क्या लिखा, 30.23। जैसे ही मैंने 30.23 यहाँ पे को एंटर लिखा तो वो बैकएंड में जाके क्या हुआ, पीछे जावा ने बाय डिफॉल्ट इसके पीछे एक बैकस्लैश एन लगा दिया, ताकि अगला जो भी एंटर हो या अगला जो भी मैसेज आए वो नेक्स्ट लाइन में जाए। जावा ये काम ऑटोमेटिकली करता है। तो अब क्या हुआ, इसमें जैसे ही स्ट्रिंग यहाँ पे को आया, मैंने एंटर करने को डाला, स्ट्रिंग ने क्या किया, इस बैकस्लैश एन को रीड कर लिया। इस बैकस्लैश एन को जब स्ट्रिंग ने रीड किया तो ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग ने कुछ ना कुछ रीड कर दिया। ये सी में अब क्या स्टोर हो गया, सी जो मेमोरी में डब्बा बना था, जैसे कि मैंने बताया था ई के टाइम पे एक मेमोरी में स्लॉट एलोकेट होगा सी नाम का, उसमें ये बैकस्लैश एन जाके स्टोर हो गया और साथ ही में हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो गुड प्रैक्टिस क्या होती है, स्ट्रिंग इनपुट आप सबसे टॉप पे ले लो,
जैसे ये स्ट्रिंग इनपुट वाला था, ये मैं सबसे टॉप पे ले लेता हूं। इंटर इंटीजर से पहले मैं स्ट्रिंग इनपुट ले लिया। देखिए लाइन वाइज कोड चलना है तो मैंने सबसे पहले एंटर स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग इनपुट लेने को आएगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद फिर एंटर इंटीजर, वेट करेगा, इंटीजर जैसे ही मैं एंटर करूंगा उसको प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट मैसेज एंड सो ऑन। तो इसको रन करके देखते हैं क्या ऐसा ही होने वाला है। सबसे पहले आया एंटर स्ट्रिंग, मैंने लिखा हेलो, राइट, हेलो, एंटर हुआ, स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। देखिए स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया, गुड गुड गुड। एंटर इंटीजर बोला, मैंने लिखा 30, इंटीजर प्रिंट हो गया, अगला मैसेज शो हो गया। एंटर अ डबल वैल्यू, मैंने लिखा 30.23, ये भी शो हो गया। तो यूजर इनपुट हमने तीनों तरीके से लेना देख लिया। लेकिन कोई मान लीजिए जिद्दी प्रोग्रामर आ गया, बोला भाई मैं तो स्ट्रिंग लास्ट में ही इनपुट लूंगा, पहले लेना ही नहीं, मुझे तो लास्ट में ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही मान लीजिए इसको फिर से लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं, और इसमें क्या ही कर सकते हैं जिद्दी प्रोग्रामर भाई साहब के लिए हमने क्या किया, इसको कट किया यहां से, लास्ट में जाके पेस्ट कर दिया। तो सेम प्रॉब्लम अराइज होने वाली है, लेकिन उसको रिजॉल्व करने का एक तरीका है। जब आपको ये पता लगे कि आपको अगला जो इनपुट लेना है वो स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो उससे प्रीवियस वाली वैल्यू पे जाके जस्ट क्या कर दीजिए, ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन लिख दीजिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये जो ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन है, ये उस बैकस्लैश एन कैरेक्टर को रीड कर लेगा, राइट। इसने वो बैकस्लैश एन कैरेक्टर रीड कर लिया, तो अब जो स्लॉट है वो खाली हो चुका है। स्लॉट खाली हो गया तो ऑटो अब आराम से आप जाके स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा कि नहीं। जाएंगे, एंटर इंटीजर बोला 23, प्रिंट कर दिया 23, एंटर डबल वैल्यू 30.23, प्रिंट कर दिया 30.23। अब ये वेट किया मेरे लिए, एंटर स्ट्रिंग बोल के वेट किया, क्यों? क्योंकि जो बैक स्लैश एन कैरेक्टर था वो ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन, जो डबल वैल्यू के बाद हमने वैल्यू लेनी थी, डबल वैल्यू यूजर से एंटर कराते ही ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन वहां पे को लिख दिया। ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन लिखने के बाद वो डबल वैल्यू के लास्ट में जब हमने 30.23 लिखा, एंटर दबाते ही जावा ने जो उसके पीछे बैकस्लैश एन अपनी तरफ से ऐड किया था, उस बैकस्लैश एन को ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन ने जो 13th लाइन पे लिखा है वो उसने रीड किया। रीड करा तो बैकस्लैश एन जाके इसके पास जाके स्टोर हो गया। अब जो भी हम स्ट्रिंग इनपुट लेना है वो हम आराम से यहाँ पे को इनपुट ले सकते हैं इस तरीके। ठीक है, यहां पर को देखिए आराम से आपने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया जो कि आप पहले नहीं ले पा रहे थे। इसलिए मेक श्योर, बोनस टिप, मेक श्योर जब भी आप स्ट्रिंग से पहले इंट या डबल कोई भी वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, यूजर से एंटर करवा रहे हो, तो मेक श्योर उसके लास्ट में ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन लिख लें, ताकि जो बैकस्लैश एन कैरेक्टर जो हमने पढ़ा था, बैकस्लैश एन कैरेक्टर एंड में रीड हो रहा है, वो क्या हो, वो रीड हो जाए इस ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन से। ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, उस कैरेक्टर को रीड करेगा और आपके पास फ्री हैंड होगा, आप कोई भी स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम ऊपर मैंने क्या कहा था, बेसिक बेसिक धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहला लेवल आज हम धीरे धीरे करके पहले लेवल में एंटर कर रहे हैं। अभी तक आज हमने क्या सीखा कि हम क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा कोड सीखा कि जावा का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से जावा का कोड काम करता है। किसी भी फाइल का नाम और जिस क्लास के अंदर मेन हो उस क्लास का नाम हमेशा सेम होना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद हमने यूजर से सॉरी आउटपुट देने के तरीके सीखे, प्रिंट का क्या काम होता है, प्रिंट एलएन का क्या काम होता है, प्रिंट से और प्रिंट एलएन से कैसे आप आउटपुट यूजर को दिखा सकते हो। दूसरा, तीसरी चीज, यूजर से इनपुट आप कैसे ले सकते हैं, यूटिलिटी यूटिलिटी क्लास से यूटिलिटी पैकेज से स्कैनर क्लास में जाके आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और आपने ऑब्जेक्ट को बनाना और उसको एक्सेस करने का तरीका भी देख लिया, ओबीजे डॉट इस तरीके से। लेकिन इसको हम डिटेल में करेंगे, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बातचीत हम बहुत आराम से करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए स्कैनर ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है ये आपने समझ लिया। क्यों आप कोई भी चीज लिखते जा रहे हो जावा में, क्यों आप सिस्टम डॉट इन लिख रहे हो, किस तरीके से ये चीजें काम कर रही है, ये आई होप आपने सीख लिया होगा। अगर आपको कोई कमी लगे इस लेक्चर पे तो जरूर आप कमेंट में टाइप कीजिए, ताकि हम उस चीजों को सुधार सकें। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।